हेलो एवरीवन। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे, आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने असेट का डेफिनेशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने असेट का डेफिनेशन पढ़ा था। उसके लिए हमने आपको 4 क्राइटेरिया बताया था। पहला क्राइटेरिया क्या था? ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। दूसरा क्या था? प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तीसरा क्या बताया था? टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। और चौथा क्या था? बताओ। हैविंग रिकवरेबल वैल्यू। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में असेट का डेफिनेशन स्टार्ट किया था और जिसके लिए हमने आपको 4 क्राइटेरिया बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ एसेट बताया था। टाइप्स ऑफ एसेट भी 2 तरह का था, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या था? वो एसेट जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या था? वो एसेट जिसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ही देख सकते, ना ही छू सकते। तो अब हम लोग को फर्दर उसको कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने आपको बोला भी था कि अभी हम लोग 50% कंप्लीट किए हैं, तो आज हम लोग बैलेंस इसको कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको एसेट का डेफिनेशन बताया था और फर्दर इसका 2 टाइप्स बताया था, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये जो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स होता है ना बच्चों, ये 5 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है। ये जो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट होता है, ये 5 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स, नंबर 3 लिक्विड एसेट्स, नंबर 4 wasting assets, and number 5 contingent assets। तो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट बच्चों फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। तो आइए इसको भी 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं कि क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स पहचानने का 4 क्राइटेरिया होता है। नंबर 1 acquired with the intention not to resell, और ब्रैकेट में लिखना until unless become useless। तो फिक्स एसेट्स पहचानने का पहला क्राइटेरिया क्या है? इसको ये सोच के खरीदते हैं कि बेचेंगे नहीं जब तक वो मेरे लिए यूजलेस ना हो जाए। दूसरा क्राइटेरिया होता है इनहैंस्ड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तीसरा provides longer benefits। लॉन्गर बेनिफिट्स का मतलब होता है बच्चों, हम लोग की कॉमर्स में अगर कोई चीज भी 1 साल से ज्यादा है तो उसको लॉन्गर बोला जाता है। तो प्रोवाइड लॉन्गर बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। अगर उससे हमको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट मिले तो अपने इसको क्या बोल देंगे? फिक्स्ड एसेट्स। और चौथा क्राइटेरिया होता है acquired with the intention not to resell, enhance earning capacity of the business, provides longer benefit। और 4th क्राइटेरिया होता है having larger value। 4th क्राइटेरिया होता है having larger value। इसको आप लिखो, हम समझाते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट्स पहचानने का अपना 4 क्राइटेरिया है। इसको ये सोचकर खरीदते हैं कि बेचेंगे नहीं। दूसरा, ये बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तीसरा,
ये हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, 1 साल से ज्यादा समय के लिए बेनिफिट देता है। और चौथा, हैविंग लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू को बहुत ज्यादा दिल पे मत ले लेना, यहां पर लार्जर वैल्यू का मतलब है मोटा मोटी मोर देन ₹100, मोर देन ₹100। बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बह जाना है ना। तो हैविंग लार्जर वैल्यू का मतलब है मोर देन ₹100, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया होता है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छा से ये चारों को चारों चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम हाईफाई एग्जांपल नहीं ले सकते। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसको आप लोग एक्नॉलेज करोगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। टेलर यानी दर्जी, दर्जी क्या करता है? कपड़ा का सिलाई करता है। अब अगर मान लीजिए वो हैंडमेड टेलरिंग करे, वो मशीन की हेल्प से नहीं कपड़ा सिले, हैंडमेड कपड़ा सिले, तो फिर उस केस में क्या होगा? वो दिन भर में हार्डली 3 कपड़ा, 4 कपड़ा, 5 कपड़ा ही सिल पाएगा। अब अगर वो मशीन से कपड़ा सिले तो हो सकता है कि वो दिन भर में 15-20 कपड़ा सिल पाए। तो आप यहीं पर डिफरेंसेस देखो कि अगर वो बंदा हाथ से अगर कपड़ा सिलाई कर रहा था तो दिन भर में 3-4 कपड़ा ही सिल पा रहा था, तो कमा भी उतना ही रहा था। लेकिन जैसे ही मशीन का यूज करना वो स्टार्ट किया, वैसे ही उसका कपड़े का सिलाई का क्वांटिटी बढ़ गया। पहले वो 3 या 4 कपड़ा सिलाई करता था और अब 10 कपड़ा, 15 कपड़ा, 20 कपड़ा सिलाई करना शुरू कर दिया। तो ये डिफरेंसेस हुआ किस वजह से? मशीन के वजह से, उसका जो सेविंग मशीन था उसकी वजह से। तो देखा जाए ये सेविंग मशीन उसका, देखो क्या ये चारों इंपैक्ट डाल रहा है। अक्वायर्ड विद द इंटेंशन नॉट टू रीसेल। कभी किसी दर्जी को सुना है कि सेविंग मशीन खरीद रहे बेच देंगे? वो उसको लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो पूरा का पूरा यूजलेस ना हो जाए, सेविंग मशीन को पूरा यूज करता है। इनहैंस्ड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। देख लो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले वो बंदा 3 या 4 कपड़ा सिलता था और अब 15 कपड़ा सिल रहा है। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। क्या सुने हो कि 2 महीने में सिलाई का मशीन खराब हो जाता है? जनरली क्या होगा? सिलाई मशीन अच्छा खासा चलेगा 3 साल, 4 साल, 5 साल। यहां तो 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो फिक्स एसेट्स है। हैविंग लार्जर वैल्यू। 50 रुपए में मिलता है? नहीं, 10 रुपए में मिलता होगा। कितने में मिलता है? 4000, 5000, 8000, 10,000, इट डिपेंड्स। तो इट इज कॉस्टली। तो ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एक्चुअली बच्चों, लास्ट क्लास में हम आपको टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल दिखाए थे। मोस्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल फिक्स एसेट्स में फिट बैठता है, एकदम फिट बैठता है, ठीक है। 3-4 एग्जांपल अगर छोड़ दिया जाए तो सारे का सारा एग्जांपल देखा जाए तो फिक्स एसेट्स का ही था। 3-4 एग्जांपल को केवल छोड़ दो, जैसे इन्वेंट्री था, डेटर्स था, कैश बैलेंस था और बैंक बैलेंस था। ये अगर 4 एग्जांपल को अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा हम जितना भी एग्जांपल लिए थे वो सारे का सारा फिक्स एसेट्स का था, सारे का सारा। जैसे अगर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स का बात करो तो क्या क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग, है कि नहीं, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। इधर में हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हाँ, पेटेंट, एटसेट्रा। मैक्सिमम जो हमने एग्जाम्पल लिए थे लास्ट क्लास में टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट का, वो सारे का सारा किसका था? फिक्स एसेट्स का था। हम तो आपको क्या बोले कि टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट ही फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जा रहा है। तो एग्जाम्पल भी क्या होगा? इसी 5 में आपको मिलेगा। तो वो सारे का सारा एग्जाम्पल आप जो देखे थे, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फीचर, फिटिंग, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारे का सारा क्या है? ये सारे का सारा फिक्स एसेट्स है। ये सारे का सारा फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स पहचानने का ये 4 क्राइटेरिया होता है। ये 4 क्राइटेरिया, पहले तो 4 क्राइटेरिया लगाओ ये चेक करने के लिए कि वो एसेट है कि नहीं एसेट है। अगर वो एसेट है तो 4 क्राइटेरिया से ये कंफर्म हो गया कि वो एसेट है। अब उसके बाद फर्दर ये 4 क्राइटेरिया लगाओ ये चेक करने के लिए कि वो फिक्स एसेट्स है कि नहीं। अगर वो इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा था, फिर वो फिक्स एसेट्स नहीं कहलाएगा। ये चारों का चारों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स क्या होता है? देखो, फिक्स एसेट्स के लिए हम क्या बोले थे? अक्वायर्ड विद द इंटेंशन नॉट टू रीसेल। ये सोच के ही खरीदते कि बेचेंगे नहीं। करंट एसेट्स में उल्टा होता है, ये सोच के ही खरीदते कि बेच देंगे। अक्वायर्ड विद द इंटेंशन टू कन्वर्ट इट मतलब करंट एसेट। अक्वायर्ड विद द इंटेंशन टू कन्वर्ट इट
इधर इनटू कैश और इन काइंड और वैल्यू टू बी रिसीव्ड। लिखो, एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, लिखिए आराम से, हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? ये सोचकर ही लाते हैं कि या तो उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, या इन काइंड कन्वर्ट कर देंगे, या वैल्यू टू बी रिसीव में कन्वर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब लेस देन 12 मंथ्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अप टू 12 मंथ्स। अप टू 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल से अगर ज्यादा हो जाए तो वो तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो इसको कॉपी करिए, फिर समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा इन्वेंट्री, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, कैश, बैंक एटसेट्रा। हमको एक बात बताओ, एक मोबाइल डीलर है, वो मोबाइल लेकर आया है, खरीद के लाया है। क्यों लेकर आया है? बेचने के लिए। मोबाइल क्या है उसके लिए? इन्वेंट्री, स्टॉक। अब वो क्या सोच कर लाया है? या तो उसको कैश में कन्वर्ट कर देगा, मतलब क्या है? कैश सेल करेगा। वैल्यू टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है? उधार में बेचेगा। उधार में बेचेगा तो उसका कस्टमर उसको बाद में पैसा देगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन काइंड? इन काइंड को कैसे समझा जा सकता है? एकदम सिंपली समझना। सपोज करिए कि मिस्टर ए है मोबाइल डीलर और मिस्टर बी है ग्रोसरी डीलर। ठीक है? मिस्टर ए को क्या चाहिए? मिस्टर बी को ग्रोसरी डीलर छोड़ दो, मिस्टर बी को फर्नीचर डीलर बना दो, तो एग्जाम्पल एग्जैक्ट बैठेगा। ठीक है? एग्जाम्पल परफेक्ट जमेगा, आपको समझ में भी आएगा। मिस्टर ए एक मोबाइल डीलर है और मिस्टर बी क्या है? एक फर्नीचर डीलर है। मिस्टर ए को फर्नीचर खरीदना है अपने शॉप के लिए, क्योंकि इसके यहां मोबाइल बहुत भयंकर भीड़ रहता है, मोबाइल बहुत भयंकर बिकता है, तो ये चाहता है कि कस्टमर को हम बैठा कर वेट करवाए, है ना? तो वो फर्नीचर खरीदना चाहता है अपने शॉप के लिए। और मिस्टर बी क्या है? मिस्टर बी को कस्टमर से डील करने के लिए इसको कुछ स्मार्टफोन्स का जरूरत है। तो देखा जाए मिस्टर बी को फोन चाहिए और मिस्टर ए को फर्नीचर चाहिए। अब मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और बोलता है हमको फर्नीचर चाहिए। तो मिस्टर बी बोलता है ठीक है ले लो भाई फर्नीचर, मेरा तो धंधा ही है फर्नीचर बेचने का, ले लो हमसे फर्नीचर। बदले में मिस्टर बी क्या करता है? अपने शॉप के लिए कैश ना लेकर फर्नीचर के बदले वो मोबाइल ले लेता है। क्या बच्चों ये बार्टर सिस्टम था क्या? क्या ये बार्टर सिस्टम था क्या कि बी ने फर्नीचर दिया बदले में मोबाइल दिया? कभी नहीं, ये बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? जो चीज एक्सचेंज हो रहा है उसका वर्थ पता नहीं होता था, यहां वर्थ पता होगा। यहां पर क्या होगा? जब ये बंदा फर्नीचर बेचेगा तो वो उसका बिल बनाएगा कि भाई फर्नीचर इतने अमाउंट का हुआ, और फिर जब ये मोबाइल देगा तो ये अपना बिल बनाएगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैश में सेटल हो जाएगा। तो ये बंदा क्या करेगा? इसको अपना फर्नीचर बेचेगा और इससे मोबाइल खरीदेगा, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो ये लोग कैश में से रख लेगा, या फिर सपोज करो कुछ दिन के लिए उधार रहेगा, या जो भी हो, इन दोनों के बीच का मामला है। तो यहां पर देखा जाए इसका जो स्टॉक है वो क्या चीज में कन्वर्ट हुआ? क्या कैश में कन्वर्ट हुआ? नहीं। क्या वैल्यू टू बी रिसीव में कन्वर्ट हुआ? नहीं। क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? इन काइंड। देखा जाए तो सपोज इसने क्या किया? 10,000 का फर्नीचर बेचा और 10,000 का मोबाइल ले लिया। तो देखा जाए ये जो स्टॉक था, इन्वेंट्री था, ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? इन काइंड। तो करंट एसेट का मतलब क्या है? जिसको आप ये सोचकर ही अक्वायर किए हो कि या तो उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो माल को हम कैश बेच दिए, तो कैश बेच दिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस। या फिर इन काइंड कन्वर्ट कर देंगे, तो इन काइंड कन्वर्ट कर देंगे तो बदले में हमको कुछ मिलेगा।
तो देखा जाए मेरा स्टॉक गया, दैट इज व्हाट करंट एसेट्स। और वैल्यू टू बी रिसीव्ड, अगर हम उधार में बेचेंगे तो क्या आएगा, डेटर्स आएगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या होता है, वैल्यू टू बी रिसीव्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या पढ़े थे, वो खर्चा जिसका आपने पेमेंट कर दिया, बेनिफिट नहीं मिला है, तो बेनिफिट क्या कैश में मिलेगा, बेनिफिट तो क्या मिलेगा, उसके बदले सर्विसेज मिलेगा, तो वैल्यू टू बी रिसीव्ड। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या था, वो इनकम जिसके हम हकदार हैं पर मिला नहीं है, तो मिलेगा ना, मिला नहीं तो मिलेगा, वैल्यू टू बी रिसीव्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसको हम ये सोचकर ही लाए हैं कि या तो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे, या इन काइंड कन्वर्ट कर देंगे, या वैल्यू टू बी रिसीव्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, लेस देन 12 मंथ का होता है। एंड दीज आर द पॉपुलर एग्जाम्पल। केवल इतना ही नहीं है, और भी चीज है, पर अगेन जितना अभी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं अभी उतना उतना समझेंगे, फिर धीरे 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 इसमें वैल्यू एडिशन होगा। दिस इज व्हाट करंट एसेट्स। कॉपी कर लो। नेक्स्ट बच्चों लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होता है, ऑल दोज करंट एसेट, ध्यान से देखना, ऑल दोज करंट एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड लिक्विड एसेट। वो सारे का सारा करंट एसेट जो कि बहुत कम समय के अंदर अंदर अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड एसेट बोला जाता है। वेरी शॉर्टर पीरियड का मतलब क्या है, वेरी शॉर्टर पीरियड का मतलब है अप टू 3 मंथ्स। वेरी शॉर्टर पीरियड का मतलब होता है अप टू 3 मंथ्स। और हम आपको बता देते हैं यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल करंट एसेट का एग्जाम्पल एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर जितना भी करंट एसेट्स होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, लिक्विड एसेट्स कहलाता है। कॉपी करिए, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो सारे का सारा करंट एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर लो विद इन वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। तो करंट एसेट्स का जितना भी एग्जांपल होता है वो सारा का सारा लिक्विड एसेट है, दो चीज को छोड़कर। वो दो चीज क्या है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। रीजन बताओ, हमको एक बात बताइए, आपके स्टॉक में, आपके इन्वेंट्री में जरूरी कि जो माल बचा हुआ है उसको आप जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? 3 महीने के अंदर अंदर बेच दोगे, गारंटी है? हम आपको एक बात बताते हैं, आप शहर में हो, ठीक है, यहां पर फेमस है फेयर एंड लवली क्रीम, गांव चले जाओ, गांव में फेमस है विको क्रीम। अब आप गांव में फेयर एंड लवली बेच के दिखा दो और शहर में विको बेच के दिखा दो, हालत खराब हो जाएगा। हर एरिया का अपना अपना टेस्ट है, जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हर अपना अपना एरिया का क्या होता है, चॉइस बेस्ड होता है। हर एरिया का अपना चॉइस होता है कि हम ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है। तो जरूरी नहीं कि आप जिस स्टॉक पे डील कर रहे हो, जिस गुड्स को आप डील कर रहे हो, वो आपका 3 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इन्वेंट्री को एक्सेप्शनल केस में डाला गया कि भाई वो लिक्विड एसेट तो नहीं बन सकता, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर ही सको। एंड दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी जस्ट डिस्कस किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, वो खर्चा जिसका हमने पेमेंट कर दिया पर बेनिफिट नहीं मिला है। तो बेनिफिट में कैश थोड़ी मिलेगा, और हमको क्या चाहिए, कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश, हमको कैश चाहिए। तो ये कैश में थोड़ी कन्वर्ट होगा, इसके बदले तो हमको सर्विसेज मिलेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड। तो लिक्विड एसेट के डेफिनेशन में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए हटा दिया गया है, क्योंकि ये दो चीज जरूरी नहीं कि कैश में कन्वर्ट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कैश में कन्वर्ट होने से रहा, ये तो होगा ही नहीं, और स्टॉक का भी कोई गारंटी नहीं है। पर इसके अलावा जितना भी करंट एसेट्स होता है वो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई उसको लिक्विड एसेट माना जाता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टिंग एसेट्स का। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? ऑल दोज एसेट्स फ्रॉम विच natural resources are extracted. Natural resources are extracted are called wasting assets. वो assets जिसमें से आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, क्या होता है? ऑयल वेल्स, और क्या होता है? क्वेरीज एक्सेट्रा। क्वेरीज का मतलब क्या होता है? चूना भट्टा। तो ये जो ऑयल वेल्स और क्वेरीज होता है, इसमें क्या होता है? आप एक्सट्रैक्ट करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हो। ऑयल वेल से ऑयल निकाला जाता है और चूना भट्टा से माइनिंग करके चूना वगैरह बाहर निकाला जाता है। द थिंग इज कि ये दोनों को दोनों जो असेट है, क्या ये जिंदगी भर हमको नेचुरल रिसोर्सेज देगा? क्या ये दोनों का दोनों असेट हमको जिंदगी भर नेचुरल रिसोर्सेज देगा? नहीं, एक एक्सटेंट तक देगा। मान लो एक कोल माइंस है, आप माइनिंग कर रहे हैं, अंदर से कोयला निकला, क्या जिंदगी भर कोयला आएगा? नहीं, एक एक्सटेंट तक आएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर खत्म। आप जितना कोयला निकाल सकते थे निकाल लिए। सेम क्रूड ऑयल में भी होता है, जब आप क्रूड ऑयल का माइनिंग करते हैं तो एक एक्सटेंट तक क्रूड ऑयल निकलता, फिर खत्म। तो दैट बिकम्स वेस्ट। तो जिस जमीन में आप ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, माइनिंग करके कोयला, ऑयल वेल्स, ये सब आप ऑयल्स वगैरह निकाल रहे हो, माइनिंग करके जो आप क्रूड ऑयल और कोयला वगैरह निकाल रहे हो, ये क्या है? कुछ समय के बाद खत्म हो जाना है। दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज वेस्टिंग एसेट्स। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेस्टिंग एसेट। यानी वो सारा का सारा एसेट जिसमें से नेचुरल रिसोर्सेज निकाला जाता है। तो वो कौन सा एसेट है जिसमें से नेचुरल रिसोर्सेज निकाला जाता है? ऑयल वेल्स हो गया, क्वेरीज हो गया, माइंस वगैरह हो गया, है कि नहीं? कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, कॉन्टिजेंट एसेट। कॉन्टिजेंट एसेट में आप बस इतना ही लिखो, इट्स अकाउंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। ये जो कॉन्टिजेंट एसेट का कंसेप्ट है बच्चों, ये इंडिया में प्रोहिबिटेड है। देखो बच्चों, एक बात बताते हैं हम आपको। इंडिया में जो बिजनेसेस होता है वो मोस्टली 3 फेमस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। इंडिया में जो लोग बिजनेस करते हैं तो 3 फेमस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम वन मैन आर्मी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा है, उसी को पैसा लगाना है, उसी को मेहनत करना है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होता है पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो यहां पर मैन पावर भी ज्यादा होता है, रुपया भी ज्यादा होता है। एंड तीसरा होता है कंपनी। हम लोग बहुत डिटेल में कंपनी के बारे में क्लास 12 में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के बारे में भी 12 में पढ़ेंगे, है ना। पर हम आपको मोटा मोटी तौर पे बता देते हैं कि कंपनी में क्या होता है, 10-15 लोगों का टीम होता है। 10-15 लोगों का टीम होता है। उस टीम को हम लोग अपना पैसा दे देते हैं कि ये लीजिए मेरा पैसा और हम लोगों के बिहाफ में बिजनेस करिए। तो कंपनी में क्या होता है, 10-15 लोगों का टीम होता है। उस टीम को हम लोग क्या करते हैं, लाखों लोग अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे देते हैं कि आप हम लोगों के बिहाफ में बिजनेस करिए। ठीक है, तो वैसे बिजनेस को क्या बोला जाता है, कंपनी। तो इंडिया में बेसिकली सबसे फेमस फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी है, जो कि हम लोग 12th में सीखेंगे। 11th में आप लोग बीएसटी में पढ़ोगे। पार्टनरशिप भी है और सोल प्रोप्राइटरशिप भी है। हम लोग क्लास 11th का सिलेबस ना इसके आसपास घूमेगा। अकाउंट्स में हम लोग को जो कुछ भी पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पढ़ना है। तो हम आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना, वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। हम जो कुछ भी आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। और क्लास 12th में
हम लोग को ये पढ़ना है, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग और कंपनीज का अकाउंटिंग। तो बच्चों ये जो कॉन्टिजेंट एसेट का अकाउंटिंग जो प्रोहिबिटेड इन इंडिया है, वो प्रोहिबिशन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए है। कॉन्टिजेंट एसेट होता क्या है, मन में तो ये सवाल चल रहा होगा, वो तो बता ही देंगे, ठीक है, पर उसका जो अकाउंटिंग है, हिसाब किताब है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए तो पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड है। इन लोगों को तो करना ही नहीं है अकाउंटिंग। और कंपनी के केस में कुछ एक्सेप्शनल क्राइटेरिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकते बच्चों, नहीं तो अदरवाइज आप लोग परेशान होंगे। तो हम क्लास 12 में डेफिनेटली आप लोग को इसका एक्सपोजर देंगे, है ना। पर कंपनी के केस में इसका अकाउंटिंग हो सकता है, ठीक है, कंपनी के केस में इसका अकाउंटिंग हो सकता है। तो हम आप लोग को क्लास 11 पढ़ा रहे हैं और क्लास 11 का सिलेबस है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका डेफिनेशन किसके हिसाब से हम लिखवा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से। तो कॉन्टिजेंट एसेट का अकाउंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के लिए भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन हम आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप का बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख लो, इट्स अकाउंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। और क्या होता है थोड़ी देर में क्लियर कर देते हैं। तो देखो बच्चों, एसेट कितना बड़ा था, एक्सपेंसेस से भी बड़ा डेफिनेशन था एसेट का। तो हम लोग क्या क्या पढ़े एसेट के बारे में, क्विक रिवाइज करें। एसेट पहचानने का 4 क्राइटेरिया, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या था, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। दूसरा क्या था, प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या था, खर्चा कम करे, सेल बढ़ाए। तीसरा था कि टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है और इनटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। चौथा क्या था, हैविंग रिकवरेबल वैल्यू। फिर हम लोग पढ़े कि एसेट 2 टाइप्स का होता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या था, वो एसेट जिसका फिजिकली अस्तित्व होता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या था, वो एसेट जिसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ही देख सकते ना ही छू सकते हैं। फिर हम लोग को पता चला कि अच्छा ये जो टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स है, ये तो टाइप्स है, लेकिन ये फर्दर 5 पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है। और वो 5 पार्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। नाउ फिक्स्ड एसेट्स पहचानने का क्राइटेरिया क्या है, अक्वायर्ड विद द इंटेंशन नॉट टू रीसेल। हम तब तक नहीं बेचते हैं जब तक वो मेरे लिए यूजलेस ना हो जाए, ये सोचकर ही खरीदते हैं कि उससे हम ही बेनिफिट उठाएंगे। इनहेंस्ड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मेरे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। प्रोवाइड्स लॉन्गर बेनिफिट, लंबे समय तक चलता है। हैविंग लार्जर वैल्यू, और थोड़ा वैल्यू इसका बड़ा होता है। व्हाट अबाउट करंट एसेट, इसको तो सोच के ही लाते हैं, या तो इसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, या तो इन काइंड कन्वर्ट कर देंगे, या वैल्यू टू बी रिसीव में कन्वर्ट कर देंगे। इसको तो सोच के ही लाते हैं कि इसको कन्वर्ट ही करना है। इसको बेचकर, कन्वर्ट करने का मतलब है बेचकर, हटाकर। बेचकर क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे, इन काइंड और वैल्यू टू बी रिसीव। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, अप टू 12 मंथ, जिसमें हम आपको एग्जाम्पल लिए इन्वेंट्री, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, कैश बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या बात की लिक्विड एसेट का, कि सारा का सारा करंट एसेट्स दो चीज को छोड़कर, सारा का सारा करंट एसेट्स दो चीज को छोड़कर क्या है, लिक्विड एसेट्स है। वो दो चीज क्या था, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे करंट एसेट्स को वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या था, वो एसेट्स जहां से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम वेस्टिंग क्यों पड़ा, क्योंकि सर वो जो नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट करोगे वो जिंदगी भर तो आएगा नहीं, वो एक समय तक आप खनिज पदार्थ निकालोगे, आप नेचुरल रिसोर्सेज निकालोगे और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, दैट विल बी अ बेयर्ड लैंड। तो उसको क्या बोला जा रहा है, वेस्टिंग एसेट्स। हम आपको 2-3 पॉपुलर एग्जांपल दिए जो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ऑयल वेल, क्वेरीज, माइंस। और फिर हम आपको बताए कॉन्टिजेंट एसेट के बारे में, कि कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है। भाई इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, कॉन्टिजेंट एसेट के बारे में बस इतना पता चला कि इसका अकाउंटिंग प्रोहिबिटेड है, और ये क्या होता है अभी तक राज है, ठीक है। पर ये राज का बात आज खुल जाएगा कि कॉन्टिजेंट एसेट होता क्या है। तो बच्चों इसको कॉपी कर लो, आई होप आप लोग कॉपी कर भी लिया होगा। एक बार देख लो, एक बार मिला लो, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं।
चलो बच्चों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट नंबर 12 एसेट खत्म हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 13 लायबिलिटीज। जनरल लेमन मीनिंग होता है लायबिलिटी मतलब उधार, या फिर बोलो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उधार बोल लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो, लोग इस तरीके से इसको बोलते हैं। पर अगेन हम लोग को लेमन वर्ड पे फोकस नहीं करना है ना। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arising from past event and the settlement of which results in an outflow of organization resources embodying इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये होता है बच्चों लायबिलिटी का डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा होगा देख के डेफिनेशन, एकदम हार्ड वाला टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है। लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये होता क्या है। देखो बच्चों इसको समझते हैं। सपोज हम ये कहते हैं ना कि मेरा एक ऑब्लिगेशन है, हमको आपको 5 लाख रुपए देना है। हम ये कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, हमको आपको 5 लाख रुपए देना है। सवाल तो ये उठता है कि अगर हमको आपको 5 लाख रुपए देना है तो हम आपसे लिए होंगे। अगर हम ये कहते हैं कि हमको आपको 5 लाख रुपए देना है, क्यों देना है भाई? अरे लिए होंगे 5 लाख रुपए, या तो हम आपसे कैश उधार लिए होंगे या कुछ सामान या कुछ सर्विसेज लिए होंगे, तभी तो हम कहते हैं कि हमको आज आपको 5 लाख रुपए देना है। तो देखो लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, 5 लाख रुपए देना है, ये मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, अरे कभी लिए होंगे, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, कभी लिए होंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कैश लिए होंगे या गुड्स लिए होंगे या सर्विसेज लिए होंगे, कुछ भी लिए होंगे। तो अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। अच्छा बच्चों हमको एक बात बताओ, अगर हम आपको ये कहते हैं कि हमको आपको 5 लाख रुपए देना है, तो आप बोलोगे दे दो सर, नेक काम में देरी क्यों? तो आप हमसे 5 लाख रुपए कैसे वसूल सकते हो? आप बोलोगे सर 5 लाख रुपए कैश दे दो, या फिर आप बोलोगे सर 5 लाख रुपए का चेक दे दो, या फिर आप क्या बोलोगे, सर हम आपका एक काम करते हैं, आपका व्हीकल ले लेते हैं, हम आपका लैपटॉप ले लेते हैं, आप एक काम करो मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। तो 5 लाख वसूलने का तो ये भी तो तरीका है कि आप हमसे कैश ले लिया, चेक से पेमेंट ले लिया। अगर हम आपको कैश और चेक नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करोगे, मेरी प्रॉपर्टी को ले लो, मेरा लैपटॉप ले लो, मेरा व्हीकल ले लो, या फिर क्या करोगे, सर मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे को पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, उनके पेरेंट्स से हम 5 लाख रुपए वसूल लेंगे। तो ये भी तो एक तरीका है। तो पता है बच्चों ये सब क्या था? आप मेरे से वो चीज ले रहे थे जिससे हमको फायदा होता है, आप हमसे वो चीज मांग रहे थे जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिससे हमको फायदा होता है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हमको आपको 5 लाख रुपए देना है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो कि कभी लिए होंगे, एंड द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो, इसका सेटलमेंट में क्या होगा, मेरी तरफ से आउटफ्लो होगा। क्या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, हम अपना रिसोर्सेज आउटफ्लो दे करेंगे। और ये कैसा रिसोर्सेज होगा? एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, ये वो रिसोर्सेज होगा जिससे हम कमाते होंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या बताए थे? सेल बढ़ाइए, खर्चा घटाइए, यानी कमाई बढ़ाइए। एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या बताए थे? सेल बढ़ाइए, खर्चा घटाइए, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए। तो आप जिस चीज से मेरे से सेटलमेंट ले रहे थे वो चीज कैसा था, उससे हम पैसा कमाते थे। दैट इज व्हाट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होता है बच्चों? लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट इवेंट से अराइज हुआ होगा, और इसका सेटलमेंट
इसका सेटलमेंट करने के दौरान क्या होता है, आउटफ्लो होता है। और आउटफ्लो क्या चीज होता है, आउटफ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। और ये वो रिसोर्सेज है जिससे हमको फायदा होता है। रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आप हमसे कैश ले लो, ये भी मेरा रिसोर्स है। अगर मेरा प्रॉपर्टी ले लो, ये भी मेरा रिसोर्स है। और अगर आप मेरे से ट्यूशन पढ़वा रहे हो अपने मोहल्ले के सारे बच्चे से, तो वो भी क्या है, वो भी तो मेरा रिसोर्स ही है। तो इन सभी चीज के हेल्प से हम पैसा कमाते हैं। हम अपने पैसे के दम पे भी पैसा कमाते हैं, पैसे पे भी पैसा कमाते हैं, अपने प्रॉपर्टी से भी पैसा कमाते हैं, और ये टीचिंग करके तो पैसा कमाते ही हैं। तो ये सब चीजों के इस्तेमाल से अगर आप मेरे से पैसा निकलवाते हो तो क्या हो रहा है, सेटलमेंट ही हो रहा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट इवेंट में कभी अराइज हुआ होगा। और इसका सेटलमेंट कैसे होगा, इसका सेटलमेंट होगा रिसोर्सेज से। और ये कैसा रिसोर्सेज है, जो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो, कॉपी तो कर ही ली होगी। फर्दर देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। इसका एग्जाम्पल जो होता है लाइबिलिटीज का, वो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो उसी में कवर्ड हो जाएगा। एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एक होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इसको करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। और एक आ गया कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। सर रुको, ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आप लिख रहे हो, कॉन्टिजेंट जैसा वर्ड तो सुना सुना लग रहा है। हाँ मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में बोल रहे हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्टिजेंट एसेट। और उसके लिए सर आपको होल्ड करवा दिए थे कि रुको थोड़ी देर में बताएंगे। तो वहां था कॉन्टिजेंट एसेट, यहां क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। यानी कुछ ना कुछ दोनों का क्या होगा, आपस में लिंकअप होगा। तो लाइबिलिटीज तीन तरह का बच्चों, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिसको करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। इसको कॉपी करिए। तो बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होता है, वो लाइबिलिटी जिसका सेटलमेंट 12 महीने के बाद होता है। लॉन्ग टर्म है ना, अभी क्या बताए थे अकाउंट्स में, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, मोर देन 12 मंथ। और अप टू 12 मंथ को क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म। दोज लाइबिलिटीज विच आर सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बिजनेस के लिए हम लोग बैंक लोन लेते हैं। बिजनेस के लिए क्या लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं। हमको एक बात बताओ बच्चों, कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो क्या उसके पास पैसे का दिक्कत नहीं होता है। आई वांट टू से कि क्या उसके पास पैसा बहुत होता है या पैसे का दिक्कत होता है। क्या सोचते हो आप, आपके मन में क्या इसको लेकर थॉट प्रोसेस है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके पास बहुत पैसा है या उसको पैसे का दिक्कत होता है। कि मन में दोनों आंसर आ रहा है, सर कभी कभी तो उसके पास पैसा बहुत सारा रहता है और कभी कभी दिक्कत भी होता है। देखो बच्चों, अभी हम क्लास 11th लेवल का बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली बिजनेसमैन को पैसे का दिक्कत होता है। आप ये मानकर चलो क्लास 11th में, ठीक है, कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, पैसे की कमी होती है, इसलिए भी हम लोग बिजनेस करते हैं। हम लोग के पास पैसा होता है पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। या फिर ऐसे कहो कि बिजनेस करने के लिए जितना पैसा रिक्वायर्ड होता है ना, उतना भी नहीं होता है। सपोज एक बिजनेस करने के लिए हमको 50 लाख रुपए चाहिए, तो हमके मेरे पास होगा 30 लाख 20 लाख, इतना ही पैसा होगा। बाकी पैसा हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। और ये लोन 15 साल 20 साल 25 साल लॉन्ग टर्म लोन होता है। जनरली 15 साल 20 साल का लोन होता है ये सब। तो वो क्या है, बैंक लोन, दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, 12 महीने के बाद सेटल होगा। अब मान लो 50 लाख रुपए का बिजनेस करना है, 20 लाख रुपए मेरे पास है, 30 लाख रुपए लोन मिल गया। तो जो 30 लाख का लोन है वो थोड़ी तुम 10 दिन में चुका दोगे, ठीक है। आपको समय चाहिए उसको चुकाने के लिए। इट विल टेक 10 years 15 years। व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जिसका सेटलमेंट 12 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाए। दोज लाइबिलिटीज
which are settled within 12 months are called करंट लाइबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल ले लो, क्रेडिटर्स, वो पर्सन जिनसे हम उधार में गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, है ना। और क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चा जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है पर पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट तो करोगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जिसके हम हकदार नहीं पर हमको मिल गया है, तो बदले में तो आपको सर्विसेज देना है। और लिखो बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा। अब अभी दो नया शब्द आप लोग के सामने आया है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, वो भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। बैंक लोन वर्सेस बैंक ओवरड्राफ्ट वर्सेस कैश क्रेडिट, तीनों में ना थिन लेयर का डिफरेंस है, एकदम ध्यान से समझना। पहले बताते हैं बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले ये दोनों का डिफरेंस समझाते हैं, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट समझाएंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बैंक लोन क्या होता है? जैसे कि अभी हम आपको बताए कि 50 लाख रुपए का बिजनेस करना है और मेरे पास 20 लाख रुपए है, हम 30 लाख रुपए क्या किए? बैंक से लोन ले लिए। तो 30 लाख रुपए का जो हम बैंक से लोन लिए, तो बैंक को बोलेंगे 30 लाख रुपए दे, तो बैंक क्या बोलेगा? अच्छा आप आए हो, लो 30 लाख रुपए। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम बैंक को ये बोलेंगे कि हमको 30 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगी कि हमको सिक्योरिटी दो। हम आपको बता रहे बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आप जितने का सिक्योरिटी देते हो, आप जो सिक्योरिटी देते हो ना, आप जो भी सिक्योरिटी के तौर पे दोगे, बैंक क्या करती है? बैंक का अपना एक वैल्यूएशन ऑफिसर होता है, बैंक का अपना एक वैल्यूएशन ऑफिसर होता है। बैंक क्या करती है? उस वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलती है कि देखो ये जो सिक्योरिटी हमको मिल रहा है, इसका आज के डेट में मार्केट वैल्यू क्या है। बैंक क्या बोलेगी अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को कि देखो वो बंदा हमको सिक्योरिटी दे रहा है क्योंकि उसको हमसे लोन चाहिए, तो इस सिक्योरिटी का आज के डेट में मार्केट वैल्यू पता करो। वैल्यूएशन ऑफिसर ये बोलता है कि वो जो सिक्योरिटी दे रहा है ना, उसका आज का मार्केट वैल्यू है सपोज 30 लाख रुपया। सपोज उसका सिक्योरिटी कितना है? सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू कितना है? 30 लाख रुपया। तो बैंक क्या करेगी ना, 30 लाख का 65 to 70%, 65 to 70% सैंक्शन कर देगी। सर हम 30 लाख रुपए का सिक्योरिटी दिए बैंक को और बैंक हमको मात्र 70% दे रही है, मतलब 21 लाख रुपीज दे रही है। बाकी का पैसा सर, बाकी का पैसा बैंक बैकअप के तौर पे रखेगी। बैंक आपको इतना हैवी लोन देने जा रही है, कल ना दिन अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो बैंक का इंटरेस्ट का भी तो पैसा चाहिए बैंक को, तो बैंक अपना स्पेस रखती है। तो जब आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगती है और उस सिक्योरिटी का जो मार्केट वैल्यू होता है उसका 65 to 70% ही सैंक्शन करती है, तो वो आपको दे देगी, एंड दैट इज बैंक लोन। तो आपको बैंक लोन मिल गया। अब इसमें एक और बुराई है। बुराई क्या है? जैसे ही आपको लोन देगी वैसे ही आपका मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देगी। दैट वी कॉल्ड इट एज EMI, इक्वलाइज्ड मंथली इंस्टॉलमेंट, वो मेरा फिक्स कर देती है। ठीक है, अब आप उस पैसे को यूज करो ना करो, आपका EMI फिक्स हो गया। अब आपको उस पैसे को क्या करना है? भरना है। ठीक है, पैसा पड़ा हुआ है, यूज नहीं कर पा रहे हो, तो भी क्या करना पड़ेगा? वो पैसा तो आपको भरना पड़ेगा जो आप लोन के रूप में ले चुके हो। मतलब वंस योर लोन इज अप्रूव्ड, इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया। और बैंक क्या कर दी? आपका मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी, EMI फिक्स कर दी, इक्वलाइज मंथली इंस्टॉलमेंट। अब आप उस पैसे से कुछ करो या ना करो, बैंक को अपना महीना महीना क्या चाहिए? रिपेमेंट चाहिए, एंड दैट इज बैंक लोन। सेम चीज होता है बैंक ओवरड्राफ्ट में। अगर आपको बैंक से ओडी फैसिलिटी चाहिए, इसको शॉर्टकट में प्रैक्टिकल लाइफ में ओडी फैसिलिटी बोला जाता है, ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो बैंक यहां पर भी बोलेगी सिक्योरिटी दो। ठीक है, और सिक्योरिटी का 70% सैंक्शन भी कर देगी। लेकिन इसमें मजेदार बात क्या रहता है कि जैसे मान लो आप 30 लाख रुपए का सिक्योरिटी दिया, उसका 70% 21 लाख रुपीज अप्रूव हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट का मीटर 21 लाख रुपीज में चालू हो जाएगा।
इसमें क्या होगा कि आप जो पैसा जितने समय के लिए यूज करोगे ना, बस उतने समय का ब्याज लगेगा। मतलब 21 लाख में हम क्या किए, 10 लाख रुपए निकाले 10 दिन के लिए। ठीक है, हमको अपने सप्लायर से माल खरीदना था, हम 10 लाख रुपए यहां से निकाले, सप्लायर को पेमेंट किए, माल बेचे, माल बेचकर पैसा आया 10 दिन में, और फिर 10 दिन में ये बैंक ओडी के पैसा को वापस रिटर्न कर दिए। तो पता है 10 दिन में आप केवल 10 लाख रुपए यूज किए, तो 10 लाख रुपया का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इंटू 10/365 हो जाएगा। मतलब यहां 10 दिन पैसा यूज किया तो 10 दिन ब्याज लगेगा। सबसे मजेदार बात। और यहां पर क्या था, देखो इन दोनों में कॉमन बात क्या था, यहां पर भी सिक्योरिटी है, यहां पर भी सिक्योरिटी है। आपको बैंक लोन चाहिए तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आपको बैंक ओडी चाहिए तो भी सिक्योरिटी देना पड़ेगा। और जो भी सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू होता है उसका 65 to 70% सैंक्शन होता है। ये दोनों में सिमिलरिटी है। डिफरेंसेस कहां हो जाता है, डिफरेंसेस ये हो जाता है कि जो बैंक लोन के केस में आपका मीटर चालू हो गया, ईएमआई फिक्स हो गया, पैसा यूज करो ना करो बैंक को अपना रिपेमेंट चाहिए, लेकिन यहां पैसा नहीं है। यहां पर पैसा आपके खाते में पड़ा हुआ है। ठीक है, जितना दिन आप जितना पैसा जितने दिन के लिए निकालोगे, जितना पैसा जितने दिन के लिए निकालोगे आपको उतने दिन का ब्याज देना है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी होता है, जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है बिजनेस करने के लिए। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट होगा, बिजनेस के नाम का करंट अकाउंट होगा, तो ये सब का भी अलग से बैंक अकाउंट खुलती है। जैसे अगर आपको लोन देगी तो उसका लोन अकाउंट खोलेगी, अगर ओडी देगी तो उसका ओडी अकाउंट खोलेगी। तो उस ओडी अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है, और आप जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करोगे आपको उतने दिन का ही ब्याज देना है। दैट इज बैंक ओडी। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिक्योरिटी लगता है। ये चाहिए तो सिक्योरिटी दीजिए, ये चाहिए तो सिक्योरिटी दीजिए, और सिक्योरिटी का 65 to 70% सैंक्शन हो जाता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहां मीटर इंटरेस्ट का चालू है, ईएमआई फिक्स कर दिया गया है। अब आप पैसा को यूज करो ना करो, पड़ा हुआ है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक को, अपना पैसा इनको चाहिए महीना महीना। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जितना पैसा जितने दिन के लिए विड्रॉ करोगे उतने दिन का ब्याज देना है। तो आपको लग रहा होगा ये अच्छा है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो ये सिचुएशन देखकर हम लोग यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पैसा का जरूरत किस चीज पे है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग को बैंक लोन चाहिए कि बैंक ओडी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ओडी का और कैश क्रेडिट का। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ओडी का और कैश क्रेडिट का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, अब देखो दोनों का सिमिलरिटी बताते हैं। इसमें क्या था, वंस पैसा अप्रूव हो गया तो जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करोगे उतने दिन का ब्याज देना है। जितना पैसा जितने दिन यूज करोगे उतने दिन का ब्याज देना है। यहां पर सेम चीज यहां पर भी होता है, कैश क्रेडिट में भी सेम चीज, जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करना है उतना ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, उतना ही ब्याज आपको देना है। जितना पैसा जितने दिन के लिए आप विड्रॉ करेंगे उतने दिन का ही ब्याज देना है, इसमें भी और इसमें भी। तो फिर सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां सिक्योरिटी देना होता है, यहां सिक्योरिटी नहीं देना होता है। तो भयानक खुश हो गए होगे आप कि सर यहां पर देखिए ये इससे थोड़ा सा अच्छा था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा क्या था, इससे अच्छा था कि चलो सिक्योरिटी तो यहां पर भी देना है, यहां पर भी देना है, लेकिन यहां पर क्या है कि हम जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करेंगे ब्याज भी उतने दिन का देना है। लेकिन सर उससे ज्यादा मजा यहां पर है, सेम फैसिलिटी यहां पर मिल रहा है, जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करेंगे उतने दिन का ब्याज देना है, लेकिन हमको तो सिक्योरिटी देना ही नहीं है। देखो बच्चों, हम किताबी बात बता रहे पहले, फिर हम आपको रियल लाइफ का बात बताएंगे। कैश क्रेडिट ना आसानी से नहीं मिलता है। किताब में बुक्स वगैरह में डेफिनेशन यही लिखा हुआ है कि यहां सिक्योरिटी नहीं लगता है। ठीक है, यहां पर करना क्या पड़ता है, आपको अपना स्टॉक रिपोर्ट दिखाना पड़ता है, आपको अपना डेटर का रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। मतलब आप अपने स्टॉक रिपोर्ट के हिसाब से या डेटर के रिपोर्ट के हिसाब से आप कैश क्रेडिट ले सकते हो। जैसे आप गए बैंक के पास, बैंक को बोले हमको सीसी दे दो कैश क्रेडिट 1 करोड़ रुपए का, तो बैंक आपको ऊपर से नीचे तक देखिए कि भाई तुमको 1 करोड़ का सीसी चाहिए, तो आप बोलोगे हमको ऐसे मत नापो, चलिए मेरे शॉप में देखिए वहां पर 10 करोड़ का माल रखा हुआ है, चलिए मेरे शॉप में शॉप आके देखिए मेरा शॉप कितना आलीशान है, 10 करोड़ का माल वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, वो तो हम आपसे 1 करोड़ का सीसी इसलिए मांग रहे हैं ताकि मेरा जो बिजनेस का फ्लो है, कैश का जो फ्लो है, मूवमेंट है, वो रुकना नहीं चाहिए। हमको छोटा मोटा खुदरा खुदरी खर्चा करते समय दिक्कत होता है, क्योंकि देखो जनरली बच्चों हर लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। आप देखा करो, हर महीने के स्टार्टिंग का 20-25 दिन 26 दिन तक लाइफ ठीक रहता है, लेकिन लास्ट का 5-6 दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे बिजनेसेस में भी होता है, स्टार्टिंग का कुछ दिन बहुत स्मूथली निकलता है, लेकिन लास्ट में लोग इंतजार करते हैं कि भाई ये महीना खत्म हो, अगला महीना शुरू होगा, ग्राहक आएंगे, फिर कैश का मूवमेंट शुरू होगा। तो जनरली बिजनेस में क्या होता है ना, लास्ट मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो लोग इसीलिए क्या करते हैं, ओडी और सीसी का फैसिलिटी रखते हैं कि भाई कहीं पर भी फंस ना जाए, फ्लेक्सिबिलिटी रहे,
बिजनेस एकदम स्मूथली चलता जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि चलिए मेरे शॉप में दिखाते हैं हम आपको 10 करोड़ का तो माल ऐसे रख रखे हैं, चलिए हम आपको अपना डेटर्स का बिल दिखाते हैं, 5 करोड़ का उधार तो हम ऐसे दे रखे हैं, हम तो आपसे 1 करोड़ मांग रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे बिजनेस का मूवमेंट क्या हो, फ्लुएंटली हो, अच्छे से हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश क्रेडिट मांग रहे हैं। ठीक है, किस बात पर, स्टॉक के नाम पर, डेटर्स के नाम पे, तो उसको क्या बोला जाता है, कैश क्रेडिट। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, बैंक वाला आदमी आएगा, आपका स्टॉक का वेरिफिकेशन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा सही में आपके पास माल है कि नहीं है, वो आपके डेटर से फोन पे बात भी करता है, सब कुछ होता है। ठीक है, फिर भी अब हम आपको रियल लाइफ वाला बात बता रहे हैं, फिर भी अगर आपको सीसी चाहिए ना, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, 40% टू 30 to 40% आप सिक्योरिटी में कुछ दे दो। तब भी कैश क्रेडिट के केस में भी क्या बोलेगा कि जैसे मान लो आपको 1 करोड़ रुपए का सीसी चाहिए ना, तो 30 से 40 लाख रुपए का कुछ आप हमको एफडी या फिर अगर आपके पास एलआईसी का पेपर है, कुछ भी आप हमको सिक्योरिटी के तौर पे दे दो। क्योंकि देखो बैंक यहां पर सबसे हाईएस्ट रिस्क पे है। ऑल्दो आपका रेपुटेशन अच्छा है, 4 लोग आपको जानते हैं, आपके दुकान में माल है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर है, पर बैंक का ये खुद का पैसा थोड़ी है, पब्लिक से उठाया हुआ पैसा है। ठीक है, आज आप जो सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो, आप जो करंट अकाउंट में पैसा डालते हो, करंट अकाउंट वाला पैसा तो खैर बैंक यूज नहीं करते, लेकिन आप जो सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो, आप जो बैंक में एफडी करवाते हो, वही सब पैसा तो बैंक आपसे लेकर इन लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को लोन, ओडी और सीसी देती है। बैंक कहां से पैसा देगी? अरे आप ही तो बैंक में सेविंग करवाए थे, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रखे हैं, आप ही तो बैंक में एफडी करवा रखे हैं, तो आप ही तो बैंक को पैसा दे रखे हो। तो बैंक क्या करेगी, उसी पैसे से, आपके पैसे से कमाती है इन लोगों को लोन देकर। जब आप बैंक में एफडी कराते हो तो आपको 7-8% का इंटरेस्ट मिलता है, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपको 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है। बैंक उन्हीं सब पैसे को लेकर इन लोगों को लोन पे दे देती है। जनरली जो बैंक लोन होता है वो 12 से 13% का होता है। ये जो बैंक ओडी होता है ये 14 to 15% के आसपास रहता है, ये भी 14 to 15, 14 to 15% के आसपास इंटरेस्ट रेट रहता है। तो आपसे ली 4%, 8% में, और इन लोगों को दे दी 15% में। आप ही का पैसा यहां फ्लोट कर जाता है। ये सब होता है रियल लाइफ में। तो देखो बच्चों, इन दोनों में सिक्योरिटी चाहिए, पर यहां पर आपका इंटरेस्ट का मीटर फिक्स हो गया, मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स हो गया, पैसा यूज करो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक को अपना पैसा मंथली चाहिए। जबकि बैंक ओडी में क्या है कि सिक्योरिटी तो दिए हो, लेकिन टेंशन नहीं है, जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करोगे बस उतने दिन का ही ब्याज देना है। और कैश क्रेडिट में भी वही बात है, जितना दिन के लिए पैसा विड्रॉ किया हो उतने दिन का ही ब्याज देना है। यहां सिक्योरिटी नहीं देना होता है, पर यह आसानी से सबको सीसी मिलता भी नहीं है। कैश क्रेडिट उनको मिलता है, उस बिजनेस को मिलता है, उस बिजनेसमैन को मिलता है जिसका बैंक के साथ हेल्दी रिलेशन होता है, अच्छा रिलेशन होता है। मतलब लास्ट 3-4 साल से आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैवी हो रहा है, आपके बिजनेस में जो भी आउटफ्लो इनफ्लो होता है वो सारा का सारा बैंकिंग मोड में होता है। तो बैंक को ट्रस्ट होता है पहले कि हाँ भाई ये उस लायक है। फिर ऑन पेपर हम लोग यही पढ़ते हैं, बुक थ्योरेटिकल लाइफ में हम लोग यही पढ़ते हैं कि यहां सिक्योरिटी नहीं लगता है, लेकिन बैंक क्या करती है, 30 से 40% सिक्योरिटी रियल लाइफ में भी लेती है। ठीक है, और फिर हर 6-6 महीने में या हर 3-3 महीने में आपसे स्टॉक रिपोर्ट भी लेती है कि आप तो उसी के दम पे बोल रहे थे ना कि मेरे दुकान में देख लो 10 करोड़ का माल है, मेरे पास देख लो बिल बहुत सारा पड़ा हुआ है, 5 करोड़ का तो हम डेटर को उधार दे रखे हैं। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं, बैंक उसका वो रिपोर्ट भी मांगती है कि स्टॉक का रिपोर्ट दो, हर 3-3 महीने में आपके बिजनेस में क्या स्टॉक का स्टेटमेंट है, क्या स्टॉक का पोजीशन, उसका डिटेल दो। हर 3-3 महीने में आपसे डेटर्स का डिटेल लेती है कि कैसा आपका बिजनेस का मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, और 30-40% सिक्योरिटी ले रखी है, सो अलग। तो ऐसा नहीं कि लाइफ आसान है, यहां पर क्या है, यहां पर हर 3-3 महीने में पेपर वर्क चलते रहता है, और 30-40% सिक्योरिटी दी हो, सो अलग। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द थिन लेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस 3। तो ये क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी चाहिए, इसमें भी सिक्योरिटी चाहिए, और इसमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मतलब किताबी दुनिया में ऐसे तो हम आपको बता दिए कि प्रैक्टिकली 30 to 40% सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, फिर हम इसके लिए क्या बताएं, इसमें आपका ईएमआई फिक्स हो जाता है, और यहां पर क्या होता है, ठीक है, जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करोगे उतना दिन का ब्याज लगेगा। ठीक है, जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज करोगे उतने दिन का ही क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में होता है। तो ये लंबे समय के लिए चलता है, इसलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और ये दोनों क्या है, आप 10 दिन के लिए पैसा निकाले फिर पैसा लौटा दिए, फिर आप 2 महीने के लिए पैसा निकाले फिर पैसा लौटा दिए। तो देखा जाए यहां पर जो पैसे का लेन देन होता है वो अप टू 12 मंथ के अंदर अंदर होता है। कहने का मतलब है कि आप क्या किए, एक बार पैसा निकाले मान लीजिए 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने बाद पैसा वापस डाल दिए,
तो अप टू 12 मंथ तक का अगर उधार रहता है तो उसको क्या बोला जा रहा है? करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों क्या है? करंट लायबिलिटी। दैट्स व्हाई आई हैड रिटन हियर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। याद रखना बच्चों, अगर आप कॉमर्स का पढ़ाई करते हो तो लोग आपका मजा ऐसे ही लेता है, आपको ये सब चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, आप लोगों को तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि चेक कितने कितने टाइप्स का होता है और चेक का यूसेज क्या होता है। हम आप लोगों को सिखाएंगे, हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप रियल लाइफ में थोड़े कॉम्पिटेंट हो सके। वंस आप किसी को भी कहोगे ना कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो लोग आपका मजा लेना शुरू कर देंगे। लोग आपसे पूछेंगे बताओ ये क्या होता है, बताओ वो क्या होता है। तो आपको सही मायने में उसका मतलब पता होना चाहिए। तो हम आप लोगों को ग्रुप करेंगे, हम आप लोगों को सही मायने में मीनिंग बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। यहां तक कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का। बच्चों ये जो वर्ड होता है ना कॉन्टिजेंट, ये कॉन्टिजेंट का मतलब होता है मे और मे नॉट हैपन, मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। मतलब वो लायबिलिटी जो हो भी सकता है, मे भी हो सकता है, मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, आने वाले क्लासेस में जब हम लोग धीरे धीरे अकाउंटिंग सीखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। अभी मोटा मोटी आइडिया रखो, क्योंकि अभी हम आपको बेस क्रिएट कर रहे हैं, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, कॉन्टिजेंट वर्ड का मतलब होता है मे और मे नॉट हैपन, मतलब वो लायबिलिटी जो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि तकलीफ होगा, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन धीरे 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 जब हम लोग का लेवल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम लोग 11th में अकाउंटेंसी सीखते चले जाएंगे, फिर जब हम आपको ये वाला मीनिंग बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज से 3-4 महीने के बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलकर वो चैप्टर है, वहां पर भी हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि उस समय आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाओगे कि आपको ये सब बात समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक छोटा मोटा ओवरव्यू देकर छोड़ दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हैवी वाला मीनिंग है, लेकिन कोशिश करना समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो परेशान बिल्कुल मत होना, हम तो कह रहे बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि आने वाले समय में इसके बारे में फिर से रिपीटेशन होगा। तो चलो बात करते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। बच्चों आपको पता है कि इंडिया में अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको टैक्सेस देना है, ये हम लोग सबको पता है। इनकम टैक्स, कि आप पैसा कमाए तो आपको टैक्सेस देना है। अब हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि कुछ क्राइटेरिया होता है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को टैक्सेस ना एडवांस में जमा करना होता है। एडवांस में मतलब आने वाले साल में आप क्या कमाने वाले हैं, एस्टिमेट लगाइए। आप आने वाले साल में क्या कमाने वाले हैं, ये एस्टिमेट लगाइए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? कैसे नहीं पॉसिबल है? आज के दिन में इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, ये सब ऐसा नहीं होता है कि सुबह उठे और बिजनेस करना शुरू कर दिए। ये लोग हमेशा अपने एक टारगेट सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं कि आने वाला 1 साल में हमको ये करना है, और उस टारगेट को ये लोग अचीव करते हैं, तब ये लोग बड़े लोग बनते हैं। कोई भी छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनता है? बाय सेटिंग अ टारगेट एंड देन अचीविंग अ टारगेट। तो इनकम टैक्स उसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इनकम टैक्स कहता है कि चूंकि आप तो टारगेट तो सेट करते ही हो, तो आप एस्टिमेट लगाइए कि आप आने वाले समय में 1 साल में कितना कमाने वाले हो, साल के शुरुआत में ही। ठीक है, कितना कमाने वाले हो, उसके हिसाब से जो टैक्स बनता है ना, वो साल के शुरुआत में जमा कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। दैट इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। तो मान लीजिए आपने साल के शुरुआत में कैलकुलेट किया और आपने एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए जमा करवा दिया साल के शुरुआत में, कि आने वाले समय में हम जितना भी पैसा कमाएंगे उसमें मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। ठीक है, ये तो साल के शुरुआत में कर दिए। अब जब साल खत्म होगा तो एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगा। ये एडवांस टैक्स क्या है? आने वाले साल में आप क्या करने वाले हैं, कितना कमाने वाले हैं, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए कि आने वाले साल में हम इतना कमा लेंगे
और उस पर 1 लाख रुपए का टैक्स होता है, ये हम आज जमा करवा दे रहे हैं। लेकिन जब साल खत्म होगा तब हमको एक्चुअल मेरा परफॉर्मेंस पता चलेगा, एक्चुअल इनकम पता चलेगा और फिर उसके हिसाब से एक्चुअल टैक्स पता चलेगा। मान लो एक्चुअल टैक्स भी 1 लाख रुपए आया, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। साल के शुरुआत में तो हम 1 लाख रुपए का टैक्स जमा कर ही दिए थे, और साल के अंत में अगर एक्चुअल में 1 लाख रुपए आ गया तो हमको क्या करना है? साल के शुरुआत में अगर 1 लाख रुपए का टैक्स आ गया साल के अंत में, तो हम ऑलरेडी साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए का टैक्स भर दिए थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर मान लो साल के अंत में 1,10,000 का टैक्स आया, साल के अंत में 1,10,000 का टैक्स आया, ठीक है, तो साल के शुरुआत में हम कितना टैक्स जमा किए थे? 1 लाख, और साल के अंत में एक्चुअल टैक्स कितना बना? 1,10,000। तो हमको फर्दर क्या करना पड़ेगा? 10,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप एस्टिमेट लगाए थे कि आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है, जबकि टैक्स कितना बन गया? 1,10,000 का। तो आपको फर्दर 10,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और अगर मान लो साल के अंत में आपका टैक्स बना 95,000, तो ये जो 5,000 का टैक्स है ये क्या होगा? रिफंड होगा। तो हमको एक बात बताओ बच्चों, जब आप साल के शुरुआत में टैक्स पे कर रहे थे तब आपको थोड़ी पता था कि साल के अंत में क्या होगा। आपने तो एस्टीमेट लगाया था ना, आपने तो एस्टीमेट लगाया था ना कि 1 लाख रुपए का मेरा टैक्स बनेगा, ठीक है। पर साल के अंत में ये फेवरेबल सिचुएशन भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी सिचुएशन हो सकता है, या तो हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, साल के अंत में एक्चुअल टैक्स ही आए 1 लाख रुपया, सोचना ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टैक्स लायबिलिटी आपके अगेंस्ट आ जाए या टैक्स का पेमेंट आपके फेवर में आ जाए, मतलब कम है। तो अगर ये फेवर में आएगा तो ये कॉन्टिजेंट एसेट है, कॉन्टिजेंट एसेट है, और आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो ये क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मे और मे नॉट हैपन, वो लायबिलिटी जिसका हो सकता है कि आपको पेमेंट करना पड़े या फिर हो सकता है कि आपको उसका रिफंड आ जाए। तो अगर आपके फेवर में आ रहा है तो कॉन्टिजेंट एसेट, आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं। ये था, बाकी टेंशन नहीं लेना है, आगे हम लोग देखेंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को और डिटेल में देखेंगे। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलकर चैप्टर है, वहां पर भी देखेंगे। तो आप साल के शुरुआत में एडवांस में 1 लाख रुपए का टैक्स जमा करते हैं, साल के अंत में अगर 1 लाख का टैक्स आता है तो कुछ नहीं, पर अगर साल के अंत में 1,10,000 आता है तो फर्दर 10,000 आपको पे करना पड़ेगा, और अगर 95,000 आता है तो 5,000 का क्या होगा? रिफंड होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप यहां खड़े हो तो यहां थोड़ी पता है कि साल के अंत में क्या होने वाला है। आप तो जितना सोचे थे, जितना सोच सकते थे, उसके हिसाब से आपने 1 लाख रुपए का टैक्स जमा करवा दिया। तो जितना आप सोच सकते थे उतना आपने 1 लाख रुपए का टैक्स जमा करवा दिया। अब क्या हुआ? अब अगर ये आपके फेवर में आ जाए तो कॉन्टिजेंट एसेट, आपके अगेंस्ट में चले जाए तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। यू नेवर नो, है कि नहीं? और इसका अकाउंटिंग होता है, इसका अकाउंटिंग प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। ये होता क्या है, हम लोग सीखेंगे, एक बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे में इसको दिखाया जाता है। क्या होता है बैलेंस शीट सीखेंगे बाद में, टेंशन नहीं लेना है, कोई चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है। हम सब चीज बताएंगे पर धीरे धीरे, एक साथ सब चीज नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड दिस इज आवर लायबिलिटी फिनिश्ड। हम लोग अपना लायबिलिटी का डेफिनेशन खत्म कर लिए। देख लो, देख लो, जो कॉपी करना कर लो। अब लास्ट एक टर्म पढ़ना है बच्चों, एक लास्ट टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इफ एनी पर्सन whose, दो क्राइटेरिया, liabilities exceeds his assets एंड दूसरा adjudicated
या फिर ऐसे बोलो अप्रूव्ड बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसका लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है, मतलब देना ज्यादा है लेना कम है, साथ ही साथ उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, एडजज कर दिया है, कह दिया है कि तुम क्या हो, इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया होना। तो तुम्हारा अगर लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा है, केवल ये नहीं, साथ साथ में ये भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने तुमको क्या किया हो, अप्रूव किया हो। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि सब कोई अपने आप को क्या बोलेगा, इंसॉल्वेंट। मान लीजिए आप हमसे 5 लाख रुपए पाते थे, आप आए मेरे पास, बोले कि सर आप तो हमसे 5 लाख रुपए लिए थे, मेरा पैसा वापस करो। तो हम बोलेंगे हम इंसॉल्वेंट है, मेरा लाइबिलिटी ना मेरे एसेट से ज्यादा है। तो कोई भी किसी को बेवकूफ बना देगा, ये तो गलत बात है ना। तो 2 क्राइटेरिया होता है, अगर उस पर्सन का लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है, देना ज्यादा है लेना कम है, और साथ ही साथ में कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है तो फिर वो पर्सन क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। ये जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है ना, ये हाई कोर्ट के बराबर ओहदे का होता है। एक्चुअली ये जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, ये हाई कोर्ट के बराबर ओहदे का होता है, ठीक है। हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जैसा होता है। क्या होता है आपको बताते हैं। इंडिया में क्या है ना, हर इश्यूज के लिए अलग अलग कोर्ट्स वगैरह बनाया गया है। तो एक है डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल और एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप का इंसॉल्वेंसी का केस होता है, वो यहां रिजॉल्व होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उसका केस कहां रिजॉल्व होगा, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। इसको शॉर्ट में डीआरटी भी बोला जाता है, इसको एनसीएलटी बोला जाता है। और कंपनी का केस यहां रिजॉल्व होता है, कंपनी का केस यहां रिजॉल्व होता है। तो अगर डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने, अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप ये कहे कि मेरा लाइबिलिटी मेरे एसेट से ज्यादा है, और साथ ही साथ डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने इनको अप्रूव कर दिया, तो ये कहलाएंगे इंसॉल्वेंट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अगर ये कहते हैं कि मेरा लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा है, और दूसरी बात डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने इनको अप्रूव कर दिया है, तो फिर ये लोग क्या कहलाएंगे, इंसॉल्वेंट। और अगर कंपनी कहती कि मेरी लाइबिलिटी मेरे एसेट से ज्यादा है और एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, इंसॉल्वेंट। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया देना था, ठीक है। धीरे 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 हम लोग और भी चीज सीखेंगे। तो हम लोग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसको कॉपी करिए। एक बात और बच्चों, देखो, जब आप अपने बुक में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखोगे ना, जब आप अपने बुक में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखोगे, यू विल फाइंड कि वहां और भी डेफिनेशंस है। हमने आपको 14 डेफिनेशंस कराया है। हमने अभी आपको वो डेफिनेशंस कराया है जिससे अभी आने वाला कुछ क्लास हम लोग कंफर्टेबली समझ सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, जब और भी चैप्टर स्टार्ट होगा, तो रिमेनिंग डेफिनेशंस हम लोग चैप्टर के साथ साथ सीख लेंगे। हम लोग का कवरेज 100% और उससे ज्यादा ही रहेगा। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ का बात भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम आपको वो डेफिनेशंस बताएं कि आने वाला 2-3 महीना आपको अच्छा लगे, आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि आपको सब चीज का मीनिंग बताया गया है, ठीक है। और जो बाकी का डेफिनेशंस है वो ग्रेजुअली हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर के साथ देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ दे रहे, कोई भी चीज स्किप नहीं होगा, हर चीज को हम लोग डीपली कवर करेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। 100% या उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ेंगे, ठीक है, कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना अभी चाहिए था उतना हम करवा दिए। बैलेंस हम लोग आने वाले चैप्टर के साथ देखेंगे। दूसरी बात बच्चों, कि चूंकि ये हम लोग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा अब हम लोगों को, अब इसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फॉर दैट प्रैक्टिकल चैप्टर हम लोगों को बुक का जरूरत पड़ेगा, और हम लोग किताब जो रिकमेंड करेंगे वो है टीएस ग्रेवाल का। टीएस ग्रेवाल का किताब रिकमेंड करेंगे, सुल्तान चंद का। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके
आप लोग टीएस ग्रेवाल सुल्तान चंद का बुक्स परचेज कर लो। सुल्तान चंद पब्लिशिंग हाउस का नाम है, टीएस ग्रेवाल बुक का नाम है। ये बुक जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खरीद लो, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे और हम लोगों को इस किताब का जरूरत पड़ेगा टू सॉल्व आवर सम्स, है ना। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर ये है। अगर आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9905108181। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। आप मेरे को उस पर फोन पे भी बात कर सकते हो और व्हाट्सएप भी करके अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7। आपको जब कभी भी कोई भी तरह कंफ्यूजन हो, कोई भी परेशानी अपने मन में नहीं रखना है, जो भी कंफ्यूजन हो अपना क्रिस्टल क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 80 to 85% हम लोग कवर कर लिए हैं। बाकी जो 50% डेफिनेशंस बच गया है वो हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर के साथ देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को टीएस ग्रेवाल का बुक का जरूरत पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो 2 क्लास होगा ना, इसके बिना काम चल जाएगा, क्योंकि हम आपको सेल्फ इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल से समझाएंगे। हम खुद से आपको एग्जाम्पल लेंगे, खुद से समझाएंगे। पर जितना जल्दी हो सके किताब खरीद लीजिए, है ना। और अगर आपको कोई तरह का कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे हमसे बात कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा ही है, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा ही है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।